हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और ज्योग्राफी का ये सेशन चल रहा है। अभी हमारा जो थर्ड चैप्टर हम हुआ है, जिसे इंग्लिश में ड्रेनेज कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का जो है फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो है वो ओवर मतलब होने ही वाला है लगभग, और ये चैप्टर उसमें आ रहा था, ठीक है। बट क्योंकि थोड़ा मैं क्लासेस में बिज़ी थी, इस वजह से नहीं हो पाया रिकॉर्ड, ठीक है। बट वैसे भी आपके फाइनल में तो आना ही है सारा कुछ, तो अब मैं आप कोशिश करूँगी कि सारा टाइम पे हो जाए, ठीक है। एंड इसी होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैंने कुछ सोचा है, मतलब इसमें क्या है, हर एक वीडियो में लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, ठीक है। ताकि साथ ही साथ हमारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते रहे, ठीक है, जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड आई होप ये इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज की क्लास है, इसमें हम अफवाह चैप्टर में जो जो यूनिक वर्ड्स आने वाले हैं उसका मतलब हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला वर्ड ही आपका चैप्टर का नाम है अफवाह। अफवाह होता क्या है बेसिकली? अफवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब एक क्षेत्र में कौन सी नदी है, कैसी है, उसके सहायक नदियाँ क्या क्या है, तो ये अफवाह वर्ड जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसके बारे में हमें बताता है, उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होता है मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी, जिसे हम मेन रिवर बोलते हैं, जो यूं बहती हुई आ रही है, ठीक है। एक होता है हमारा सहायक नदी, ठीक है। अब सहायक नदी बेसिकली होता क्या है, जैसे ये मुख्य नदी है, ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो बहती हुई आती हैं और इस नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सहायक नदी होती है, जो कि अपने आप को बड़े नदी में मिला लेती है, ठीक है। तो ये सहायक नदी होता है, ठीक है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाओगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। अतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। यानी एक नदी जिस एरिया में बहती है, ठीक है, जिस क्षेत्र में वो पानी देती है, मतलब बहता है उसका पानी, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में और इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगला टर्म है जल विभाजक, ठीक है। तो जल विभाजक, देखो, जल मतलब पानी, नदी का, विभाजक मतलब बांटने वाला, ठीक है। यानी मान लो ऐसे नदी आ रही है बहती हुई, यहाँ मान लो कोई पहाड़ आ गया या कोई चट्टान आ गया, तो उसकी एक धारा इधर बढ़ जाएगी, एक धारा इधर बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो पत्थर, चट्टान, जो भी कुछ होगा वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट भी बताया हुआ है हमें कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या टर्म्स हैं, सबसे पहले भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो प्रकार की नदियों से मिलकर बना हुआ है। एक है हिमालय की नदी और एक है प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे नदी का स्रोत, जिसे उद्गम भी बोलते हैं, ठीक है। उद्गम मतलब जहाँ से नदी निकलती है वो उद्गम होता है, यानी उस नदी का स्रोत होता है। ऊपरी भाग, मतलब जैसे पहाड़ है तो पहाड़ों पे से नदी मतलब बहना शुरू होती है, तो जो नदी का जो ऊपरी हिस्सा होगा जहाँ से वो बहना शुरू हुई है उसे नदी का ऊपरी भाग बोलेंगे, ठीक है। बहते बहते बीच का जो हिस्सा आएगा वो मध्य भाग कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पर नदी किस प्रकार से बहती है, वे सर्प की तरह, देखो आप, मतलब सर्प सांप होता है, देखो उसी तरह का शेप बन रहा है, ये देखो आप, ये देखो बड़ा सा बन गया, तो ये विसर्प होता है, ठीक है, जो यू सा बन रहा है। इसके अलावा गोखुर झील बनाती है, देखो ये यू बन रहा है,
इस तरह का जो भाग होता है वो गोखुर झील होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट होता है नदी का वो होता है निचला भाग, और निचले भाग में ही जब नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है तो वो डेल्टा का भी निर्माण करती है। कैसे करती है कि जैसे मान लो नदी अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर ये सब बहा करके लेकर आ रही है और वो एक जगह इकट्ठा हो गया। देखो, इकट्ठा होने के बाद जो धाराएं वो अलग अलग बट गई हैं और बीच में क्या है, मिट्टी जम गई है, तो इस तरीके से वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो हमें बेसिकली याद क्या क्या रखना है कि नदी को हम 3 भाग में पढ़ने वाले हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। यानी कि जो नदी जब बहना शुरू होती है जहाँ से, तो वो ऊपरी भाग होता है, बीच का हिस्सा मध्य भाग होता है, सबसे नीचे जो है वो जब वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तो वो निचला भाग कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आगे है हमारा, भारतीय नदियों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है भारत के भौतिक स्वरूप, उसमें हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी से मतलब हिमालय से जो नदी बहती है उसे हिमालय की नदियाँ, और जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से बहती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12मासी नदियाँ, मतलब पूरे 12 महीने इनमें पानी रहता है, ठीक है। और क्यों रहता है, इसका रीज़न क्या है, तो एक तो बारिश का पानी इन्हें मिल जाता है, और दूसरा है कि क्योंकि ये पहाड़ों से शुरू हुई है, हिमालय से शुरू हुई है, ठीक है। तो पहाड़ों का जो बर्फ़ है जिसे हम हिम कहते हैं, हिम के पिघलने की वजह से जो है इन नदी में लगातार जो है वो निरंतर पानी बना रहता है। सेकंड पॉइंट है इसका, हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, ठीक है। यानी जो पर्वतीय श्रृंखला है उसका उत्तर भाग, जैसे हिमालय पर्वत हमने ऐसे पढ़ा है ना, तो उत्तर भाग मतलब इधर से ऐसे बहती हैं, ठीक है, उत्तरी दिशा से बहती हैं। इसके अलावा हिमालय की नदियां अपने उद्गम के स्थान से लेकर के समुद्र तक एक लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी कि ये नदियां कैसी हैं, लंबी नदियां हैं, ठीक है। यानी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से लेकर के ये समुद्र में जहाँ गिरती है वहाँ तक का इतना लंबा सफ़र जो है वो ये तय करती हैं, ठीक है। इसके अलावा 4th पॉइंट है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है, ठीक है। अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी कंकड़ को अपने साथ लेकर आना, बहा के, यह अपरदन क्रिया होता है, ठीक है। कि जैसे पानी बहेगा तो अपने साथ चट्टान, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब चीज़ें ही अपने साथ बहा कर लाती हैं, यानी अपरदन क्रिया करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृति का निर्माण करती हैं, ठीक है। निक्षेपण देखो, अपरदन मतलब उठा के लाना, बहा के लाना, मतलब सॉरी उठा के लाना नहीं, बहा के लाना, ठीक है। यानी नदियाँ क्या करती है, अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब बहा के लेकर आती है। उसके बाद जब वो मैदानी एरिया में आ जाती हैं यहाँ पर, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर अपने साथ लेकर आई हैं उनको यहीं पर छोड़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये छोड़ने का जो प्रोसेस है इसी को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्ड इसका क्या है, निक्षेपण है। तो इसकी वजह से डेल्टा का, विसर्प का, गोखुर झील का, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है, जो मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ ये चीज़ें होती क्या हैं। ये नदियाँ डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, ये नदियाँ उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। यानी कि नदियाँ जो एरिया बनाती हैं वो कैसा मैदान होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नदियाँ होती हैं ये युवा नदियाँ होती हैं। युवा मतलब जवान, पता ही आपको, युवा मतलब क्योंकि सदाबहार है ना, बहती रहती हैं, तो यानी ये युवा नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा,
अगला हेडिंग है हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियाँ निकलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये आपको पता होना चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार हमने अभी पढ़ा ही है कि जो इस तरह से टेबल के शेप में होता है हमारा, जिसमें दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागौर पठार, ये सब चीज़ें हमने अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उन मतलब पठारों से जो नदियाँ बहती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। अब मौसमी क्यों होती हैं, इसका भी रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो मौसमी होने का मेन रीज़न ये है कि ये नदियाँ तब बहती हैं जब बारिश का पानी इनमें इकट्ठा हो जाता है। तो अब बारिश का पानी जब इकट्ठा हो गया तो ये नदी के रूप में बहने लगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होगा तो थोड़े ही दिनों बाद ये जो नदियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, मौसमी नदियाँ बोलते हैं। इनकी लंबाई कम और छिछली है, मतलब कम है इनकी लंबाई। इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और कुछ पश्चिम की तरफ से बहती हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने उच्च भूमि पढ़ा है ना, वहाँ से कुछ बहती हैं और कहाँ, मतलब पश्चिम की तरफ। जैसे मैप में हमेशा आप डायरेक्शन याद रखो, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो अब इसमें कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है। अब इसका मतलब कुछ नदियाँ ऐसी है जो इधर से बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और जबकि जो अभी हम पढ़ने वाले हैं हिमालय नदी को डिटेल में, तो उसमें आप देखोगे कि जितनी भी हिमालय की नदियां हैं वो सबकी सब बहती हुई आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका मतलब पश्चिम घाट, आपको ये देखो बच्चों, मैप अगर आपको ध्यान नहीं है ना तो आपको चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनको प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज़ करो ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ताकि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आए अच्छे से। तो ये पूर्वी घाट होता है हमारा, ये पश्चिमी घाट है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से तो शुरू होती हैं लेकिन बहते हुए आकर के कहाँ पे गिर रही हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ये है इस पॉइंट का मतलब। ये नदियाँ विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये इस तरीके से। तो विसर्प का निर्माण ये नहीं करती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है, मतलब बूढ़ी हैं। इसके अलावा आगे क्या है देखते हैं ज़रा। किसी नदी तथा उसके सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी एक मुख्य नदी होती है और जो सहायक नदी उसमें मिल जाती है आकर के, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, नदी तंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो हिमालय की 3 नदियां हैं, मुख्य नदियां, बड़ी नदियां जैसे हम बोलते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली ये 3 प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। हिमालय की पहली नदी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, सिंधु नदी का उद्गम यानी जो शुरू होती है वो मानसरोवर सरोवर झील के निकट तिब्बत में शुरू होती है, ठीक है। यानी जो उसका उद्गम है वो क्या है, मानसरोवर झील है। सेकेंड पॉइंट है, पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये पॉइंट पुरानी बुक से लिखा, चलो इसको हम इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख जिले में ही प्रवेश करती है, ठीक है। क्योंकि पुरानी बुक में शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि लद्दाख जिले में ही प्रवेश करता है, ठीक है। इसके अलावा ये गार्ज का निर्माण करता है। अब गार्ज क्या होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ को काटते हुए जब नदी ऐसे बहती है ना तो वो गार्ज का निर्माण करती है, जो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो एक इधर हिस्सा हो जाएगा और एक इधर हिस्सा हो जाएगा, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ठीक है। तो ये सहायक नदियां हैं जो कि
सिंधु नदी में मिल जाती हैं जाकर के। इसके अतिरिक्त सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, यानी जो 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं वो भी उल्टा, क्योंकि मतलब ऐसे पंजाब है ना यहाँ, तो यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं वो। और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मिठानकोट, वहाँ पर ये सिंधु नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, बड़ी नदी है ये विश्व की। अब भारत की हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये भारत में नहीं बहती है। ठीक है, भारत में सिर्फ ये लद्दाख में प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर ये पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है, इसलिए इसे हम भारत की विशाल नदी यानी बड़ी नदी तो नहीं कह सकते। भारत इस नदी का केवल 20% जल ही उपयोग करता है, यानी कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, 20% पानी ही हम केवल इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटा सा लाइनर है जिसमें सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था, इसी के अंतर्गत क्या किया गया है, सिंधु नदी के जल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 80% और 20%। ठीक है, तो जो 80% भाग है वो कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, और जो 20% भाग है वो कौन यूज़ करेगा, भारत। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अगला है हमारा गंगा नदी तंत्र, जो भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता ही गंगा सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और बहुत सारे इलाके, एरिया जो है लगभग मतलब गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और गंगा नदी के जल के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हमें ये जब इतना इम्पॉर्टेंट है, रिवर सबसे बड़ा है और मोस्टली जितने भी सिटीज़ इसके पास बसे हुए हैं उनमें इसी का पानी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हमें कुछ पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि गंगा शुरू कहाँ से हुई, उसका उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है, तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, वो गंगोत्री नाम के हिमानी से निकलती है। ठीक है, यानी कि जैसे मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, वैसे गंगोत्री नाम की एक हिमानी है, मतलब हिम नदी है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, अलकनंदा जो नदी है जो देवप्रयाग में आकर के इससे मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती है। जैसे हरिद्वार एक तीर्थ स्थल है जहाँ जाते ही हैं घूमने के लिए, हम सभी लोग गए भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी हिस्से में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो जैसे कि मैं पहले ही इसका मैप वाला वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर उसमें आप एक बार देख लोगे सारे रिवर्स को तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं सहायक, वो है यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की वो यमुना नदी है। ठीक है, जो गंगोत्री से बहते हुए ऐसे, और जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से के बहते हुए समानांतर पैरेलल आकर के प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकली है, जैसा अभी मैंने आपको बताया ही, और ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद जो आजकल देवप्रयाग है में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी एवं इसके सहायक नदियाँ मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं, यानी जो गंगा नदी द्वारा जो भी मैदान बनाया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। ठीक है, लगभग भारत का 70% खेती जो है वो वहीं पर होता है, मतलब 70 नहीं तो 60 to 65 तो होता ही होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान जो है वो गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। पूर्व में गंगा जो है वो 2 भागों में बट जाती है। एक भागीरथी हुगली, मतलब जो पश्चिम बंगाल की तरफ बहती है वो हुगली नदी, और मुख्य धारा जो है वो बांग्लादेश से गुजरती है। ठीक है, ये सारा कुछ मैप में बताया हुआ, बच्चों एक बार मैप मतलब
अच्छे से एक बार देख लेना, ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझने में आसानी हो जाए। और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गंगा नदी ऐसे बहती हुई आती है तो यहाँ से दो हिस्से में बट जाती है, एक ऐसे पश्चिम बंगाल में जाती है और एक ऐसे बहते हुए बांग्लादेश में। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हुगली बोला जा रहा है और ये वाली मुख्य गंगा है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र इससे आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नदियां मिलकर के समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर रॉयल टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमें याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर रॉयल टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। अब नोट है एक, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। ये मिसप्रिंट गलत लिख दिया, मिशन है, ऐसे मिशन है। इससे राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य जो हैं वो प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि गंगा नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर को देखते हुए एक योजना चलाई गई है, नमामि गंगे। ठीक है, जिसमें क्या उद्देश्य है कि गंगा नदी को साफ करना है। ठीक है, और उसमें प्रदूषण के स्तर को क्या करना है, प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है। ये 2 उद्देश्य हैं इसके। अब अगला है हमारा मेन रिवर, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय की नदी है और ये भी बड़ी नदियों में शामिल है। तो इसका भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पूर्व ही है, यानी कि हमें ऐसे याद रख सकते हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का ही जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील ही है, मतलब उसके निकट का एरिया ही है। और जबकि जो गंगा नदी शुरू होती है वो गंगोत्री हिम से शुरू होती है, हिमनद से। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है, यानी कि ये हमेशा क्या है, भारत से बाहर ही बहती है। नामचा बरवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,757 मीटर के पास मतलब है, वहाँ मतलब नामचा बरवा शिखर पर पहुँच करके ये यू शेप बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित और केनुला। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र के 3 नाम हमने देखे, 4 नाम है, मतलब ब्रह्मपुत्र तो है ही, दिहांग है, सांगपो है और जमुना है। तो बांग्लादेश में से जमुना बोला जाता है। हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एक एक नंबर में कहीं पूछ ना लिया जाए। तो ये कुछ मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ब्रह्मपुत्र में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है, यानी कि जो गाद है ऊपर से मिट्टी वगैरह कंकड़ी सबसे ज़्यादा लेके आते हैं और उसको निक्षेपण करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं नीचे। अब अगला हेडिंग जो है हमारा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, टॉपिक में सिलेबस में है, तो इसको हम जरा ढंग से पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हम याद करते हुए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 2nd चैप्टर करा चुकी हूँ, तो उसमें मैं प्रायद्वीपीय पठार अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख लीजिए आप, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड है तो वो टर्म्स ज़्यादा यूज़ होंगे इसमें। तो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ बहती है, जो प्रायद्वीपीय पठार इस तरह का होता है, तो इस एरिया से जो नदियाँ बहती है उसे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, यानी ये नदियाँ जो है वो पूर्व की दिशा की ओर ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये है इस पॉइंट का मतलब।
ये नदियाँ मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यानी जहाँ पर इसका ऐसे मुहाना होता है ना, जहाँ से वो गिरने वाली है समुद्र में। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनमुख का निर्माण करती है। यानी कि मैप अगर हम थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखें यूँ, तो यहाँ पर है नर्मदा नदी और यहाँ है आपकी तापी, ठीक है। तो ये ऐसे बहते हुए इस तरीके से, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा ऐसे, ठीक है। मतलब ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है।